हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और इस रंगों के त्यौहार का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग साइंस के वैसे 14 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके पिछले ग्रुप डी 2018 एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जिसको आप सभी करना चाहेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 1 आपसे पूछा जा रहा है कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। मेरे मित्र, यहाँ पे तो आपसे सिर्फ सेल पूछा है, या अगर कोई भी चीज़ पूछ देता कि विस्फोट के बाद उसके टुकड़े क्या होते हैं, अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई अगर बड़ा पार्टिकल्स विस्फोट होगा या कोई सेल आपका विस्फोट होगा तो उसके जो कण टूटेंगे उसमें ऑब्वियसली बात है कि द्रव्यमान होगा, साथ ही साथ वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे ही कोई चीज़ विस्फोट होता है तो वो बहुत तेज़ी से छिटकता है, मतलब क्या कि उसमें द्रव्यमान भी है और वेग भी है। और आपको पता है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, टक्कर से पहले और टक्कर का बाद संवेग क्या होता है सर, संरक्षित रहता है। आप कहेंगे यहाँ पे विस्फोट हो रहा है, आप संरक्षित कहाँ से, ये टक्कर कहाँ से ले आए। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि विस्फोट हो रहा है तो विस्फोट से पहले जो पार्टिकल्स का संवेग होगा और विस्फोट के बाद जो पार्टिकल्स का संवेग होगा, दोनों क्या होगा, समान होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और दोनों ही क्या होंगे, कंजर्व होंगे। इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। मेरे मित्र, एक खास बात और ध्यान में रखेंगे कि आपके ऑप्शन में पूछा है स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है किसी वस्तु के स्थिति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बल आप सभी समझ रहे होंगे कि बल आपका एक भौतिक कारक है जो किसी वस्तु में लगकर उसकी स्थिति या अवस्था में परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है और आपका कार्य है। तो आप सभी समझ रहे हैं कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु विस्थापित हो जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंस के दृष्टिकोण से हम लोग क्या कहते हैं, कार्य हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन 2 आपसे पूछा है कि किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति होगी। ध्यान दीजिए, आपसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि किसी माध्यम में जो है वो जो कण है उसका कंपन कितना हो रहा है सर, 40 कंपन पूरा कर रहा है। कितना सेकंड में सर, कितना सेकंड में। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका कण है वो 40 कंपन पूरा कर रहा है, कितना समय में, तो 2.5 सेकंड में। कितना सेकंड में, 2.5 सेकंड में। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आवृत्ति। क्या पूछा जा रहा है सर, आवृत्ति। तो कंपन बटा सेकंड कर दीजिए, 40 बटा 2.5, ये पॉइंट का हटाइएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो 40 गुना 10 बटा 25 हो जाएगा। 5 8 है 40, 5 25, 5 दूना 10, कितना हो गया सर, 16 हर्ट्ज हो गया। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि समूह डैश में निष्क्रिय गैस होती है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि निष्क्रिय गैस किसको बोलते हैं, निष्क्रिय गैस किसको बोलते हैं। तो ध्यान में रखिए कि निष्क्रिय गैस को ही हम लोग अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोगों के माइंड में ये चीज़ आ गया होगा, अच्छा सर नोबेल गैस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नोबेल गैस एलिमेंट की। आपको नाम भी याद आ गया होगा कि सर कौन कौन होगा, हीलियम होगा आपका, फिर नियॉन होगा, आर्गन होगा, क्रिप्टन होगा, जेनन होगा और रेडन होगा। ये आपके क्या हैं सर, 6 नोबेल गैस एलिमेंट हैं जिसको हम लोग निष्क्रिय गैस तत्व बोलते हैं और ये आपके आवर्त सारणी में वर्ग 18 में पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि निष्क्रिय गैस अक्रिय गैस की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, वो कितनी होती है। तो
तो सर इसकी संयोजकता 0 होती है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा कोष जो होता है, पूरा जो सेल होता है वो भरा हुआ रहता है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपके ऑप्शन में 17 भी है, तो आप कहेंगे सर चलिए ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा कि वर्ग 18 में निष्क्रिय गैस तत्व तो पाए जाते हैं, लेकिन वर्ग 17 से भी कभी कभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्ग 17 में हैलोजन ग्रुप पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं सर? हैलो ग्रुप के जो कुछ भी एलिमेंट हैं, जैसे कि ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो वर्ग 17 में पाए जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप में से बहुत सारे मित्र को ये अक्रिय गैस का नाम ही न याद रहता है, तो आप एक ट्रिक याद रख लीजिएगा। क्या? हीना आकर जाना रे, हीना आकर जाना रे। अगर ये लाइन आपको याद रहता है तो अक्रिय गैस याद रहेगा। आप कहेंगे सर कैसे? तो ही से आप याद रख लीजिएगा हीलियम, ना से आप नियॉन याद रख लीजिएगा, आ से आप आर्गन याद रख लीजिएगा, और कर से आप क्रिप्टन याद रख लीजिएगा, जाना से आप जेनॉन याद रखिएगा, और रेडॉन से रे से आप रेडॉन याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो उम्मीद है कि आपके माइंड में लंबे समय तक रहेगा। ऐसे क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन 5 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। लिखिएगा क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी धात्विक तत्व, ऐसे होगा क्वेश्चन, कौन सी धात्विक तत्व लचीला एवं कोमल होता है? लचीला एवं कोमल होता है। क्वेश्चन का जो सेंस होगा वो इस तरह से होगा। अब आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या दिया हुआ है? सल्फर, तांबा, कार्बन और फास्फोरस। ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है? मैंने क्या सुधारने के लिए बोला कि आपके क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है। अब देखिए, फास्फोरस और सल्फर दोनों ही अधातु हैं, और आपको मालूम है कि अधातु क्या होते हैं? भंगुर होते हैं और मुलायम होते हैं। तो अधातु आपका फास्फोरस भी है और सल्फर भी है। तो जो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है, तो फास्फोरस और सल्फर कोमल तो है लेकिन लचीला तो नहीं है। लचीला पूछ रहा है, इसका मतलब धातु की बात करा जा रहा है, क्योंकि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मेटल में होती है। और देखिए, आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो कार्बन है, और एक आपका ऑप्शन है तांबा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो क्वेश्चन का सेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सी धात्विक तत्व लचीला एवं कोमल होती है। मेरे मित्र, कॉपर जो है आपका वो लचीला भी होता है और सॉफ्ट भी होता है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार। जब हम इसमें धात्विक तत्व लगाते हैं तब, अगर ऐसे छोड़ देंगे तो आप फिर कन्फ्यूजन में रह जाइएगा कि निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल होगा। तो आपके जहन में फास्फोरस का भी नाम आएगा, काहे कि सबसे आपका क्या है वो कि सॉफ्टेस्ट नन मेटल है। सल्फर का भी नाम आएगा। आप कहेंगे सर अधातु तो सारे होते हैं सॉफ्ट, और यहाँ पे 3 गो अधातु है, 1 गो धातु है। तो मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन का जो सेंस है वो ये आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धात्विक तत्व लचीला एवं कोमल होती है। धात्विक तत्व जब पूछ दिया तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को सुधार लेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। अच्छा देखिए, आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि धातुएं कठोर होती है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी होती है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है, जिसको आप चाकू से काट सकते हैं। जैसे कि आपका सोडियम और पोटेशियम, इसको आप केक की तरह चाकू से काट सकते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है, तो सोडियम और पोटेशियम का नाम आता है। एक और खास बात ध्यान में रखिएगा, आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसको केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। तो सर केरोसिन तेल में डुबो करके किसको रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट न कर ले।
उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन 6 आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक निष्क्रिय गैस भरी जाती है। आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब इसमें कहा जा रहा है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक निष्क्रिय गैस जैसी भरी जाती है। गैस जैसी भरी जाती है, निष्क्रिय गैस नहीं, गैस जैसी भरी जाती है। तो आप ध्यान में रखे होंगे कि नाइट्रोजन का भी उपयोग बल्ब में किया जाता है। ऐसे अगर पूछता सीधे निष्क्रिय गैस के रूप में भरी जाती है और ऑप्शन में आर्गन रहता तो ऑब्वियसली टिक करते, लेकिन आपके ऑप्शन में नाइट्रोजन है, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा है विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक निष्क्रिय गैस जैसी भरी होती है, तो नाइट्रोजन भरी होती है। और हाँ, ध्यान में रखिएगा कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? तो सर टंगस्टन से बना होता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि सर टंगस्टन की जो प्रतिरोध होती है वो ज़्यादा होती है या कम होती है? तो आप कहेंगे सर ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध जो है वो तार के लंबाई पर निर्भर करती है, और जो फिलामेंट है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है, उसमें आप देखते होंगे कि टंगस्टन कई बार इस तरह से घुमाया जाता है। किस लिए? ताकि टंगस्टन का जो वो वायर है जिससे वो फिलामेंट बना हुआ है उसकी लंबाई में वृद्धि हो पाए, और क्या हो कि प्रतिरोध ज़्यादा हो। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का टकराव ज़्यादा होगा और हीट ज़्यादा रिलीज होगा, तो हीट और लाइट हमको ज़्यादा मिलेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा है? 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? भाई एस्पैरोगेरा नाम के प्लांट का नाम आप ज़रूर सुने होंगे। तो एस्पैरोगेरा जो प्लांट है उसका जड़, तना और पत्ती ये सब अलग नहीं होता है, उसमें एक ही सेल में वो सारा चीज़ होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्पायरोगाइस। ठीक है सर। और ध्यान में रखिएगा कि आपका जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रिकिया और या फिर मार्सिलिया, इन सब में जड़, तना और पत्तियां क्या होती है सर? अलग अलग होती है। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 8। आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? बताइए, मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है? तो आप कहेंगे सर सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा और कॉलरेन्काइमा। और जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो होते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो हम लोग क्या कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में? सरल अस्थायी उत्तक। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में जटिल अस्थायी उत्तक। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो आपका जीवितक, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये सब क्या हैं? आपके सरल अस्थायी उत्तक हैं, जबकि जाइलम जो है वो क्या है? आपका जटिल अस्थायी उत्तक है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। क्या कहेंगे सर? गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता है सर? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं सर भार इक्वल टू क्या होता है? तो mg होता है, और ये mg में g क्या है? तो गुरुत्वीय त्वरण है। आपसे पूछा जा रहा है कि वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, तो संपूर्ण भार कहाँ पे कार्य करेगा? तो वस्तु के गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर कार्य करेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? मतलब क्या कि आपके ऑप्शन में जो बेकिंग सोडा, जिप्सम, वॉशिंग सोडा और कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, इसमें से किस में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? या आप यूँ समझ लीजिए कि इसमें से किसके फार्मूला के साथ हम लोग पानी के मॉलिक्यूल्स को अटैच नहीं करते हैं?
तो आप कहेंगे सर ये तो देखना पड़ेगा। तो मेरे मित्र इन सब चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है पहला बेकिंग सोडा, इसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है जिप्सम, नेक्स्ट आपका क्या ऑप्शन जिप्सम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सर CaSO4 2H2O होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिप्सम में क्रिस्टलीकरण का पानी का अणु है। नेक्स्ट है आपका वाशिंग सोडा, तो वाशिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 10H2O। वाशिंग सोडा में भी आपके पानी का मॉलिक्यूल्स है। और नेक्स्ट है आपका कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी में, इसको हम लोग पढ़ते हैं सर CuSO4 5H2O। आप देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट में भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, तो बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आपसे क्या पूछा जा रहा है? सर आपसे पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक डैश कहा जाता है। तो ध्यान में रखिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो? शोषण हो, जिसमें ऊष्मा का क्या हो? शोषण हो, उसको हम लोग कौन सा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं? तो ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक कहते हैं। और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक डैश कहा जाता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपके ऑप्शन में है दहन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है उसको हम लोग दहन अभिक्रिया कहते हैं। और दहन का पोषक कौन होता है? तो ऑक्सीजन जो है वो दहन का पोषक होता है। आपका फिर है विस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग कहते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई आपका ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु या अधातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु या अधातु को विस्थापित करके उस यौगिक में अपना जगह फिक्स कर लेता है। क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और ऊष्मा शोषी तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया ही कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हीट का क्या हो, अब मतलब शोषण हो या हीट उसमें क्या हो रही हो? शोषित हो रही हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था में दिखाई देने लगती है? तो मेरे मित्र युवा अवस्था में जितने भी लड़के होते हैं उनको दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाता है, प्यूबिक एरिया में हेयर आना शुरू हो जाता है, आर्मपिट एरिया में क्या होता है? हेयर आना शुरू हो जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि पुरुष में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के हार्मोन पाए जाते हैं और उसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। हाँ, स्त्री में यानी कि गर्ल्स में दो टाइप के हार्मोन पाए जाते हैं। पहला होता है प्रोजेस्टेरोन और दूसरा होता है आपका एस्ट्रोजन। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था में दिखाई देने लगती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन युवा अवस्था में दिखाई देने लगती है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं थायरॉक्सिन है, यहाँ पे वो मिसप्रिंट करके लिख दिया है। तो ये जो है ये थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होती है। और इंसुलिन जो है ये कहाँ से रिलीज होती है सर? तो ये अग्नाशय पेनक्रियाज में बनती है। मैंने आपको पीछे के किसी वीडियो सेशन में इस चीज़ को पूरे एक्सप्लेन करके बताया है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन 13 आपसे पूछा है
कि परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत किसने किया। यहाँ पे होगा तत्वों का वर्गीकरण किसने किया। तो मेरे मित्र, आप सबों को पता है कि आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसके निर्माता कौन थे, मोसले थे, जिसको प्रेरणा कहाँ से मिली थी, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी से मिली थी। तो मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया था उसमें तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण को उन्होंने किसका आवर्त फलन बोला था, तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन बोला था। इसका मतलब ये हुआ कि मोसले जो थे उन्होंने अपनी आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर बनाई। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया, तो ऑप्शन नंबर बी, मोसले ने किया। किसने किया? मोसले ने किया। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो आप किसका नाम लेंगे? मोसले का। मोसले का आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित होता है, आधारित है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और डॉब्रेनियर, इन्होंने तिर्यक नियम का प्रतिपादन किया था, और न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। और मेंडलीव ने क्या बताया था कि किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुणधर्म होता है वो उसके द्रव्यमान संख्या का क्या होता है? आवर्त फलन होता है। तो आपका डॉब्रेनियर, न्यूलैंड और मेंडलीव, ये तीनों जो अपना आवर्त सारणी या तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था, तो इनकी जो प्रयास का आधार था वो क्या था? तो द्रव्यमान संख्या था, न कि परमाणु संख्या था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि 5 से 8% एसिटिक को क्या कहा जाता है। मेरे मित्र, आप सभी समझ रहे हैं, 5 से 8% एसिटिक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं, इंग्लिश में विनेगर कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी नज़र आएगा तो उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।